तलहा, ठंड तो कम हो गई है कराची में और आप लेदर जैकेट में। ये सारे मामला जो है आईन के आर्टिकल 218 के करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक छोटा सा क्लिनिक अपनी वालदा के नाम पे खोला हुआ है, हम किसी से चार्ज नहीं करते। वाह जी वाह, एग्रीकल्चर क्रेडिट 36% ग्रोथ। लाहौर हमारा तो दिल है। लाहौर है। लाहौर है लेकिन लाहौर ही पाकिस्तान है सर। हम तो किसी और मुल्क में है। नहीं। मेरे पास फेशियल भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, स्किन केयर का बहुत अच्छा काम है मेरा। मैं आपके बालों का भी जवाब दे दूं। मुझे नहीं चाहिए ना बाल। आई एम रियली हैप्पी विद माय हेयर स्टाइल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज करेंगे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तलहा, ठंड तो कम हो गई है कराची में और आप लेदर जैकेट में। आपने शायद देखा नहीं है, कल रात कराची में इतनी ओस पड़ी है और आज सुबह इतनी धुंध थी, बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा था कि हम कराची में नहीं, हम इस्लामाबाद या लाहौर में हैं। तो मैंने कहा इस्लामाबाद लाहौर की फील को जिंदा रखने के लिए जैकेट थोड़ी जरूरी होती है, वरना कराची वाले तो सर्दियों में भी टी शर्ट्स में ही घूमते हैं। थोड़ा स्टाइल आना चाहिए तला, राइट? आपके बाल में यार मैं हमेशा स्वैग में रहता हूँ, वर्दा जो भी होता है अपना स्वैग होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है जी, तो कोट ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे हम आज। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर गरीब महंगाई से खुदकुशियां करने लगे तो सरमायादार इस रस्सी बेचना ही शुरू कर देंगे और उसी को अपना धंधा बना लेंगे। यानी कि हमारे यहाँ इतनी बेहसी है कि सरमायादार ना निज़ाम की तल हकीकत से वाकिफ है, यानी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से जिसका सामना इस वक्त हमारे मुल्क को है। जिसमें भी उनको मुनाफा नजर आता है वो वही काम करना शुरू कर देते हैं। गरीब मर रहा है, पिस रहा है, उनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई इस वक्त हमारे यहाँ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गरीब पिस रहा है लेकिन हुक्मरान रिलीफ के बजाय सिर्फ तकलीफ देने में लगे हैं। और हालिया दर्द गैस की कीमतों की सूरत में हमें मिला है। जैसे आप देख सकते हैं कि ओगरा ने गैस की कीमतों में 74% इजाफे की मंजूरी दे दी है और नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। तलहा, अल्लाह रहम करे। लेकिन ये बताइए, कोट जो आपने हमें सुनाया, ये कार्ल मार्क्स कौन है? ये जर्मन फिलोसफर है। जर्मन फिलोसफर, क्योंकि मुझ जैसे बहुत सारे जाहिल पाकिस्तानी होंगे जो उसको नहीं जानते होंगे और सोच में पड़ गए थे कि ये कौन है कार्ल मार्क्स। जर्मन फिलोसफर है जिन्होंने ये बात जर्मनी एक ऐसा शहर है जो वर्ल्ड वॉर 1 में हाइपर, वर्ल्ड वॉर 2 की एंड में, इनफैक्ट 1 की भी एंड में भी 2 की भी एंड में बहुत मुश्किलात का शिकार था। इनके यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आई थी। यहाँ एक डबल रोटी खरीदने के लिए ब्रीफ केस में पैसे ले जाया करते थे कि हम एक डबल रोटी खरीद कर आ जाएं। इनकी करेंसी की वैल्यू गिर गई थी जिस तरह हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। लेकिन सैडली जो बात अभी वर्दा ने की कि गैस का बम गिरा दिया गया है, 74% रेट गैस के बढ़ा दिए गए हैं। अल्लाह माफ करे, पहले ही मुल्क में गैस नापैद है, नहीं मिल रही लोगों को गैस। जहाँ सर्दी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, नॉर्दर्न एरियाज, लाहौर, इस्लामाबाद, आपके कोयटा का रीजन, यहाँ पर गैस नापैद है। लोग इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। महंगी लकड़ी वर्दा, महंगा कोयला, एलपीजी लेने जाएं रोज नए रेट मिल रहे हैं, आटा लेने जाएं रोज नए रेट, हर चीज की प्राइसेस रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं। और हुक्मरान सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए तकरीरें कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्शन खेलते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या होगी। कुर्सी सबको चाहिए, कुर्सी पर बैठने के बाद क्या लाहेमल इख्तियार होगा ये किसी को भी नहीं मालूम। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स आवर कंट्री इज इन राइट नाउ। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब, देखते हैं और मुल्क में क्या हो रहा है। मेहमान भी बड़े प्यारे प्यारे आज हमारे पास शो में, टॉप स्टोरीज देखते हैं। पंजाब के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म, परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने को तैयार, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। अहम समात आज होगी सियासी हांडी में तड़का लगाने, आसिफ जरदारी खुद लाहौर पहुंच रहे हैं। आप वक्त की कदर करें, वक्त आपकी कदर करेगा। मोहम्मद जहीन ने साबित कर दिखाया। 35 साल तक वक्त की पाबंदी करने वाले मुलाजिम के लिए एयरलाइन का मनचाहा इनाम, हवाई जहाज पर नाम दर्ज करा दिया। बाफखर पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। फन बा कमाल सलाहियतों से माला माल, वायलिन पर मधुर धुनें छेड़ते काजिम अली की सोशल मीडिया पर धूम, कम उम्र मौसीकार से मिलवाएंगे आपको आज। और आसमान को छूने की ख्वाहिश, एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देती कहानी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ने आ रही है। छूले आसमां 25 फरवरी को आसमान छूने आ रही है। छूले आसमां, छूले आसमां, और आसमान को छुएगी या नहीं
ये तो बाद में पता चलेगा रिलीज होने के बाद, लेकिन उम्मीदें ऐसे ही हैं तलहा। वाओ, सितारों को नहीं छुएंगे, आसमान पहले। सितारों को छू के फिर देख लेंगे कि ये फिल्म आसमान को छुएगी कि नहीं छुएगी, ऐसा भी कर लेंगे। राइट, क्या है आज हमारे पास? सबसे पहले हम टॉप ट्रेंड्स की तरफ बढ़ेंगे। टॉप ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो टॉप ट्रेंड कर रही है, और वो क्यों कर रही है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी का इस वक्त इतना बुरा हाल है, और महंगाई के खिलाफ, हुकूमती के खिलाफ जो है ये ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान इकोनॉमी कर रही है कि सब लोग परेशान हैं। इससे गैस, पानी, बिजली, बोनान अपनी जगह, मगर अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल कर दिया है। और टॉप ट्रेंड में अब तक 21,000 से ज्यादा तारीफीन इस पे ट्वीट कर चुके हैं। हम देख सकें, मेरे ख्याल से ये सीजी जो है वो तस्वीरें छुपा रही है। अगर हम तस्वीरें प्रॉपर्ली प्रोड्यूसर्स आप देख सकें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, साथ साथ ये आटे की तकसीम के दौरान हम जानते हैं लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में। ये बिलावल भुट्टो साहब आप देख सकते हैं कि $1800 के इन्होंने जूते पहने हुए हैं और बाकी जो सारे बच्चे हैं वो नंगे पैर खड़े हुए हैं, और तस्वीर खिंचवाई गई और यकीनन लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया कि आप किस लाइफस्टाइल पे रह रहे हैं खुद, और इन बच्चों का लाइफस्टाइल क्या है, और आप इनके साथ दिन तो गुजारने आ रहे हैं लेकिन आप इनके हालात बदल नहीं पा रहे हैं। इनके हालात बदलना आपका टारगेट होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट सैडली तरजीहात में कुर्सी है, ताकत है, सैलाब मुतासरीन के लिए कटोरा है और कुछ भी नहीं। और एक बहुत ही अफसोस की खबर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है इन दिनों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए आटे का थैला लेने के लिए गई थी, लेकिन उसने मौत को गले लगा लिया। इतनी धक्कमपेल थी, इतना बुरा हाल था वहाँ पे कि वो मौत की आगोश में सो गई जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आटा लेने के लिए गई थी। ये तो हाल है हमारा। अब हमारे यहाँ इतनी मुश्किलात के होते हुए भी लोग जो है ना क्रिकेट बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लोग एंजॉय करते हैं वो करते हैं कि मुल्क में क्रिकेट भी हो रहा है, और हारिस सोहेल कौमी खिलाड़ी ने अपनी कारकर्दगी से मद्दाहों को खुश कर दिया है। और कुछ सारिफीन ने हारिस सोहेल की सिलेक्शन पर खुश नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जो उनके लोग खुश नहीं थे, उनके शायकीन, उनको उन्होंने प्रूफ कर दिखाया कि उनकी सिलेक्शन जो हुई थी वो सही हुई थी, और इस वजह से टॉप ट्रेंड में शामिल है हारिस सोहेल भी। मुंह बंद कर दिया सबका मुंह। सरफराज ने भी किया था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हेटर्स हर जगह होते हैं तला। नसीम शाह भी आजकल जो है ना बड़े ट्रेंड कर रहे हैं, वो भी बड़ा लोगों को पसंद कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को 5 विकेटें इन्होंने ली थी और अपना नाम बोर्ड पे लिख रहे थे। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। आई डोंट नो इफ यू हैव दैट वीडियो और नॉट, बट यस, लोग जो हैं इस मुल्क में 3 चीज़ों में मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं, एक पॉलिटिक्स, एक इकोनॉमी और एक क्रिकेट। यही 3 हैं पाकिस्तान में जिसके लोग शौकीन हैं और इसी पे चल रहे हैं। खैर, पॉलिटिक्स की बात निकले तो पॉलिटिक्स पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब के सर्द मौसम में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक भी दरख्वास्त की भी समाअत होने जा रही है। इसके अलावा परवेज इलाही को डीनोटिफाई करने का मामला भी आज लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत होने जा रहा है। यानी सब कुछ अदालतों में ही है वर्दा। अब आप ये देखिए कि सियासतदान अपने मसाइल अपने ऐवान में हल नहीं कर सकते हैं, उनको अदालतों का ही दरवाजा खटखटाना होता है। अदालतों से ये उम्मीद की जाती है, उन अदालतों में जहां पर 22-25 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं और इंसाफ के लिए लोग 2-2, 3-3 दहाइयों तक धक्के खाते रहते हैं और फिर जाके उनको इंसाफ मिलता है। बड़ा नापैद है इंसाफ के हुसूल की वजह से मेरी नज़र में सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, बुरान पैदा हो गए हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं। जरदारी साहब भी पहुंच रहे हैं लाहौर, मुफाहमत के बेताज बादशाह, और आपको मालूम है जरदारी साहब जहां पहुंचते हैं कायदे आज़म उनके साथ होता है। कायदे आज़म हर जगह साथ साथ होता है। फिर किस करवट ऊंट बैठेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जरदारी साहब कहीं भी पलड़ा जब हल्का है वही पलड़ा भारी कर लेते हैं। ना कि ऊंट पे जिस तरफ कायदे आज़म ज्यादा होगा ना मोस्टली वो साइड बैठ जाता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सुबह आपको हमने डिस्टर्ब किया, आपका बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला बुनियादी काम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। अगर वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं या किसी पार्टी को रिजर्वेशन होती है तो वो उसके लिए आवाज़ उठाती है। अगर वो आवाज़ उठाती है तो फिर केस बनता है तो इलेक्शन कमीशन खुद फैसला देता है, वारंट गिरफ्तारी जारी कर देता है। आपको इस वक्त ECP का रोल कैसा लग रहा है? मशकूक नजर आ रहा है या दे आर डूइंग देयर जॉब परफेक्टली? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो जो हमारे जो इनके इमरान खान साहब के इर्द गिर्द की एडवाइजर्स हैं उनको नज़र रखनी चाहिए आइन की आर्टिकल 218 पर। आइन का आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस को रोकथाम करेगा। करप्ट प्रैक्टिस के तहत वो कार्रवाई करने का मजाज है। इसी तरह जो केस चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो,
ये सारे मामला जो है आइन के आर्टिकल 218 के करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। इसी तरह आइन के आर्टिकल 237 को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बेपनाह इख्तियारात हैं। उनको कोई आला अदालतें, सूबाई कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, पार्लियामेंट उनके इख्तियारात कम नहीं कर सकती। और अगर इलेक्शन कमीशन में करप्ट प्रैक्टिसेस हो तो उसको कौन रोकेगा सर? अब जो उनको जो तौहीने इलेक्शन कमीशन दिया गया, ये आम रूटीन का केस है, इसमें सजाएं नहीं होती। ये सिर्फ एक डराना धमकाना होता है, एहसास दिलाना होता है, चंद लाइनें लिख देते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हम माजरत चाहते हैं, और केस खारिज हो जाता है। अब इसको जिद करना और इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज करना तो अपने आप को एक किस्म की सजा की तरफ लेके जा रहे हैं ना। चंद लाइनें लिख दें कि जनाब हमने आपके फैसले के खिलाफ बातें कर दी, अगर आपको नागुज़ार गुजरा है तो हम माफी चाहते हैं, खत्म बात हो गया, केस खत्म हो जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो कल नोटिस जारी किया गया, ये अलामती नोटिस है ये, कि ताकि आपको एहसास हो कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है आइन के आर्टिकल 213 के तहत। जो मेंबर्स हैं उनको हाई कोर्ट का स्टेटस दिया गया है, जज का। तो ये सारे के आईनी इदारे हैं, हुकूमत के साथ चलते हैं, उनको बुरा भला कहना, तजलील करना, तज़हीक करना, ये दुरुस्त नहीं होता। कौमी लीडर को अपने लिफाज के चुनाव में बड़ा मोहताज रहना। कौन साहब एक और सवाल पूछना है, वक्त कम है मेरे पास। ये बताइए, अगर मुल्क की माशी हालात को देखें तो बहुत सारे माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन कराने के भी पैसे नहीं है, ऐसे में ईसीपी क्या करेगा? जी इलेक्शन तो करवाएगा। जब इलेक्शन कमीशन जो करवाएगा तो जहां जहां वो करप्ट प्रैक्टिस देखे उस पर कार्रवाई भी करेगा। जहां वो देखेगा कि जनाब इसमें कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानूनी तौर पर करंटली ईसीपी का रोल शफाफ है सर, या करप्ट आपको नजर आ रही, करप्ट प्रैक्टिसेस नजर आ रही हैं? हाँ, नहीं, दुरुस्त कहा आपने, आपकी बात दुरुस्त है, आप में बड़ा वजन है आपकी गुफ्तगू में उसमें, लेकिन साथ साथ चलना चाहिए। आप देखें ना कि मामला ये होता है कि जिसको इलेक्शन कमीशन हो, जज हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हम भी तनकीद करते हैं। जब उनके फैसले आते हैं बाकायदा हम होता फिर राय देते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन किसी की तज़हीक नहीं करते। तज़हीक करना कंटेम्प्ट लग जाता है। तो कुंवर साहब, अगर ये इलेक्शन की तारीख जल्दी आ जाती तो आपको लगता है कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन हाँ जी, अगर 1 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कहा जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवा सकते हैं? जी हाँ, कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं है ना इलेक्शन करवाने के। तो हाँ जी, इलेक्शन करवाने के पैसे भी नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कहा जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन करवा सकती है इलेक्शन? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो हर वक्त तैयार है। आज अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवा देगा। उसके तमाम मशीनरी तैयार है, उसका सारा स्टाफ तैयार है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब, थैंक मच सर, आपने सुबह सवेरे हमें अपना कीमती वक्त दिया और यकीनन वाज़ेह कर दिया कि कानून के तहत ईसीपी के पास तो बड़े राइट्स हैं, लेकिन इस तरह की सजाएं नहीं दी जा सकती हैं, अलामती सजाएं हैं जो हमने गुज़िश्ता रोज वारंट की अगर समय तहलील होती है तो इलेक्शन भी फौरी तौर पे करवा दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। पैसे तो उधार पे कहीं से भी आ जाएंगे ना। बजट में 3500 अरब कम थे, बजटरी खसारा बन गया, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने कहा कि नहीं जी पैसे हैं, उन्होंने कहा है कि पैसे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वक्त की। हम हमेशा कहते हैं कि आप वक्त की कदर करें तो वक्त आपकी कदर करेगा। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी से जो 35 साल में कभी अपने दफ्तर पहुंचने में लेट नहीं हुए। तला ऐसे में कई मौसम आए, सर्दियां, गर्मियां, बारिशें, तूफान, ट्रैफिक जैम और न जाने कितने मौके आए, मगर मजाल है जो मोहम्मद ज़ईन साहब कभी अपने दफ्तर लेट पहुंचे हों और अब उन्हें एक अनोखे अंदाज से उनके दफ्तर नवाजा है। वो एक एयरलाइन में जॉब करते थे और एक एयरलाइन ने अनोखे तौर पे उनको एक एजाज़ दिया। वो एजाज़ पता है आपको क्या है? क्या है वर्दा? जहाज पे उनका नाम लिखवाया गया। क्या बात है जी, आपको मिलवाएंगे हम मोहम्मद ज़ईन से, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक पैकेज है वो दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, चले हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, ये देखें एक जहाज है और इस पे ज़हीन साहब का नाम लिखवाया गया है। यस, और ज़हीन साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर वेलकम टू दुनिया बोल है। सर कैसे आप? खैरियत से हैं? थैंक यू जी। ये बताइए 35 साल दफ्तर काम पे जाना, जी जी, बीवी तंग करती है घर पे से? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बीवी यही कहती थी कि तुमने यूनाइटेड एयरलाइन से शादी की है, मुझसे नहीं की। अल्लाह अकबर, वो यानी सौतन है यूनाइटेड एयरलाइंस आपकी बीवी की। तो वो कहती है कि आप रोज जाते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, मैं घर को भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, और आप जो है कभी कभी
टेलीफोन आ जाता है शॉर्टेज एम्प्लॉइज़ और कुछ है तो मुझे जाना पड़ता था। क्या बात है। तो बारिश है, तूफान जैसे आपने बताया, तो यूनाइटेड एयरलाइंस कमर्शियल एयरवेज यहाँ पे अब लोकल इंटरसिटीज भी करते हैं यूनाइटेड? जी जी, हम यूनाइटेड स्टेट्स में, फार ईस्ट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और जी। मुझे ऐसा नाम है ना, जबान ज़दे आम नहीं है तो बंदा सोचता है ये कौन सी है। पहले हम दुबई तक आते थे, अब दुबई से कुछ एमिरेट्स से कोई बात है तो शायद मुझे पता नहीं। अच्छा, तो ज़हीन सर, ये आपने खुद से कहा था ना कि मुझे इस तरह चाहिए कि अमेरिकी जहाँ से मेरा नाम लिखवाया जाए, इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको, अवार्ड्स वगैरह, सर्टिफिकेशंस। 2-4 करोड़ रुपए ले लेते सर। वो क्या हुआ कि मैंने मई 1986 में ज्वाइन किया था यूनाइटेड एयरलाइन इन लॉस एंजलिस। तो पहले साल जब मुझे अवार्ड मिला मेरी परफेक्ट अटेंडेंस पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा हौसला बढ़ा कि मैं अब और आगे बढ़ के काम करूं और ऐसे ही काम करूं कि जिससे मेरे वतन की, मेरी कौम की, मेरे इस्लाम की खिदमत, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद है। तो मैंने कहा इसको मैं आगे लेके चलूँ। ऐसा नहीं कि मुझे एक अवार्ड मिले तो अब मैं कहूँ कि जी मैंने तो रिलैक्स ही करना है। सो आई डिडंट, राइट। तो फिर सेकंड ईयर मिला, इस तरह चलते चलते हर साल मुझे अवार्ड मिलते गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब जब अवार्ड मिलते गए तो टारगेट जो था 35 ईयर तक मैं पहुंच गया। तो फिर मेरे जनरल मैनेजर ने पूछा कि यानी हमने तुम्हें सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, अब तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, क्या व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो मैंने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा नाम जो है आप प्लेन पे लिखें, जो कि आप एविएशन हिस्ट्री में कभी भी देखोगे किसी का नाम नहीं है, किसी एयरलाइन में दुनिया में है। तो ये हमेशा लिखा रहेगा? नहीं, इतना नहीं वक्त लिखा रहेगा। नहीं, इतना नहीं, वो कुछ वर्षा है या जो भी है। तो पर ये ख्वाहिश क्यों है आपके दिल में? देखिए जी, चीज़ें, एक चीज़ तो मेरे प्यारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम, ठीक है जी, उससे हमने शुरू किया। कुछ आपने भी, आप तो टीवी में देखते रहते हैं, कुछ पाकिस्तान का दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में थोड़ा इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ करो कि हमारा इम्पैक्ट तो इनके सामने आए, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। तो पहले यही रीज़न था कि मेरा नाम था, दूसरा ये था कि मैं पाकिस्तान से था। अब ये बताएं सर कि आपके पाकिस्तान को मैंने प्रमोट किया, कौन सा नुस्खा है, कौन सी गीदड़ सिंगी है? हर कोई दफ्तर टाइम पे जाना चाहता है, लेकिन 80-90% आबादी रोज लेट हो जाती है। क्या मशवरा देंगे? और जब बारिशें होती हैं, पानी भर जाता है, कितने ट्रैफिक होते हैं, कोई ट्रैफिक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, आपने कैसे? कभी ड्राइवर नहीं आता? नहीं, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ जी। वहाँ ड्राइवर नहीं है, रख के आप निकलते हैं ऑफिस नहीं, वहाँ ड्राइवर भी नहीं है, वहाँ घर में मासियाँ भी काम करने के लिए नहीं है, हम सारा काम खुद करते हैं। Where do you live, sir? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कब से रह रहे हैं? मैं 37 साल से। 37 साल से। तो ये बताएं कि आप पाकिस्तान जब वापस आते हैं जी, हर साल आता हूँ, तो आपका दिल खुश होता है या उदास होता है? बहुत खुश होता हूँ। अच्छा। अपने लोगों को मिलता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, पेशावर से हूँ, तो छोटे छोटे कस्बों में जाके देखता हूँ मेरे लोगों को। आप सोचते नहीं दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, ये लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे? सोचता तो हूँ। मैं एक छोटा सा बता दूँ कि मैंने यहाँ फेडरल बी एरिया में, मेरे छोटे भाई आबिद साहब हैं, तो हमने एक छोटा सा क्लिनिक अपनी वालदा के नाम पे खोला हुआ है, माशाल्लाह, जो हम किसी से चार्ज नहीं करते, सिर्फ हम 25 या 30 पेशेंट फीमेल चेक करते हैं करे सर। और उनसे हम फीस नहीं, दवाई हम नहीं देते, मेडिसिन हम नहीं दे सकते, लेकिन चेकअप फ्री है और अल्ट्रासाउंड फ्री है। माशाल्लाह सर। तो ये मेरी एक अपने मुल्क के लिए मैं कहता हूँ और आगे बढ़ाऊँ, एक डेडिकेशन है, इसको आगे लेकर चलूँ। मैं हर साल पाकिस्तान आता हूँ, मेरा आप यकीन करें ये 22 आवर जर्नी है। मुझे हर साल मैं तलहन से सवाल का जवाब देना चाह रही थी, जो सवाल हमने किया था कि कैसे आप मैनेज करते हैं ऑन टाइम ऑफिस पहुंचना, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं कभी कभी आप नहीं पहुंच पाते। नहीं, लेकिन बचपन से हमारी वालदा को खुदा जन्नत नसीब करे, वो हमें सुबह उठाने के लिए आया करती थी, तो कहती थी हम आप तुम्हें नाश्ता नहीं देंगे, जो भी नहीं उठेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा नमाज के लिए। अच्छा। तो वहाँ से फिर एक डिसिप्लिन लाइफ में मुझे आया बचपन से ना। तो जब मैं LA पहुंचा तो उससे पहले मैं स्वीडन में था, स्कैंडिनेवियन एक कंट्री है स्वीडन, उनकी एक गाड़ी बनती है वोल्वो, शायद आपने जी, जी, वोल्वो। तो मैं उसमें काम करता था, मैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्ट करता था। तो वहाँ से भी एक आदत थी, क्योंकि वो भी बड़े पंक्चुअल हैं, टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। बाहर मुल्कों में ज़्यादातर लोग पंक्चुअल बहुत पंक्चुअल हैं। वो जी 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, लव दिस कंट्री। सैटरडे संडे उनको
रहना ही रहना घर पे, एंजॉय करना है जहाँ पे भी। यानी कि शुरू से आपकी आदत बनती चली गई पंक्चुअलिटी की, और फिर आप आते चले गए। वक्त की कमी। मोहम्मद ज़हीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप पाकिस्तान के लिए एक बाई से फख्र हैं कि पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो ऑन टाइम पहुंचते, वरना हमेशा अक्सर हम लोग बदनाम। अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को ये पंक्चुअलिटी दे और मोहम्मद ज़हीन साहब जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अमेजिंग, बहुत खूब। और एक वायलिन की जो साउंड होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी काम पीस के जब भी आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आपकी रूह को सुकून मिले। वैसे तो म्यूजिक को कहते हैं कि रूह की तस्कीन है, लेकिन वायलिन स्पेशली गिव्स यू अ वेरी पीसफुल इफेक्ट, एक इनर सोल पे आपको सुकून मिलता है। वायलिन और बांसुरी, ये इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, बताएं तो सही कौन है ये इतने टैलेंटेड बच्चे? Exactly, और हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ मौजूद हैं काजिम अली जो वायलिन प्ले कर रहे थे, और उनके साथ मौजूद हैं सुफियान अली, इन्हीं के भाई हैं माशाल्लाह। और ये दोनों मुझे इतनी खुशी हुई कि दोनों के नामों में अली आता है। सुभान अल्लाह, मौला इनसे राजी उनको आबाद रखें। लेकिन बिफोर ये आपको म्यूजिक हमने इसलिए इतनी सुनाई ताकि थोड़ा सा आपका मूड अच्छा करें, क्योंकि आजकल जो है ना खबरें सारी नेगेटिव आती हैं, सैड आती हैं, परेशान आती हैं। आप मान गए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाइफ में जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि इतना जब नेगेटिव और इतनी सैड और इतनी डिप्रेसिंग न्यूज होती है तो थोड़ा सा मूड को बहलाना लाजिम है। लेकिन इस वक्त जो खबर है मेरे पास वर्दा, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन से पहले तमाम तर सूबाई हुकूमतें भी और फेडरल हुकूमत भी अपनी एडें चला रही है, और एक एड अखबार में लगी जिसको देख के बहुत सारे लोग लोटपोट हो गए। वो कह रहे थे कि यार ये क्या लिखा है एड में, इसमें हैशटैग बनाया गया है नो योर इकोनॉमी, यानी बताना चाह रहे हैं कि अपनी पाकिस्तान की मईशत को जानो। और जो आशारिया इसके अंदर लिखे गए हैं वो लिख रहे हैं जी, करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय 57%, वाह जी वाह। एग्रीकल्चर क्रेडिट 36% ग्रोथ, 664 बिलियन दिया गया, वाह जी वाह। इंपोर्ट रिड्यूस्ड बाय 16%, इतने बैन लगाने के बाद, एलसीआर बंद करने के बाद सिर्फ 16% इंपोर्ट गिरी। ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस बाय 26%, जब ट्रेड डेफिसिट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे होगा तो 26% कम करना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन 17% इंक्रीज, 3,429 अरब रुपए रेवेन्यू में कलेक्ट हुए। लेकिन उसका हमारे मुल्क को फायदा क्या हुआ? इन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 364 अरब रुपए बांटे गए। हर साल इतने अरबों रुपए बांट रहे हो, काश फैक्ट्रियां लगाई होती तो हमारे मुल्क की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहां से कहां पहुंच गई होती। किसान पैकेज 1800 अरब का दिया गया है। शायद यही वजह है कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, गंदम, चावल, मकई, सब कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। करेंसी स्टेबलाइज्ड, ये तो इतना बड़ा जोक है ना इस एड के अंदर कि यार डॉलर की वाट लगी हुई है, हवा निकली हुई है, लोग धक्के खा रहे हैं। जो इंपोर्टर्स है उनकी एलसीआर नहीं खुल रही है, स्टेट बैंक डॉलर नहीं दे रहा है, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान अखबार में ऐड लगा के कह रही है करेंसी स्टेबलाइज और टाइमली पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन दी एंड। भाई जब भी आपको अपनी डेट सर्विसिंग के लिए पैसे देने होते हैं ना वर्दा, तो यही आवाज उठती है कौन सा मुल्क देगा, कौन सा मुल्क देगा, हमारे पास पैसे नहीं है, डिफॉल्ट होने वाले हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि इलेक्शन से पहले इस तरह हुकूमत अपनी एड्स चला रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ है, ये इलीगल है। तला ये तो जोक ऑफ द डे है, ये उतार चढ़ाव नहीं, ये जोक ऑफ द डे कहा जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, बिकॉज रियली क्या बोलें इस पे कि आप सबको पता है हम हालात से वाकिफ है। खैर आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा हंस लिए, जोक भी हो गया। लेकिन अब म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं। काजिम अली और सुफियान अली हमारे दोनों भाई मौजूद हैं, इतना खूबसूरत वायलिन प्ले करते हैं। काजिम अली सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे कि इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छे तरीके से वायलिन कैसे बजाते हैं। और काजिम ये बताओ, आपने हेयर कट ले लिया? पहले मैंने आपका देखा इतने लंबे लंबे खूबसूरत से कर्ली कर्ली बाल आपके फेस पे आते थे। वो स्कूल वालों की प्रॉब्लम थी। हाय जालिम, स्कूल फैशन नहीं करने देता बच्चों को। कब से बजा रहे हो काजिम? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और सीखते किसने सिखाया? क्यों आपने बजाना शुरू किया? मेरे को लियो म्यूजिक स्कूल से मैंने सीखा है। मेरे टीचर का नाम है सैयद मजहर इम्तियाज। शौक कैसे पड़ा? अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती बोला जाओ सीखो बेटा? नहीं, अम्मी अब्बू का म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। फादर को वायलिन बहुत पसंद था। ग्रेट। तो आपको वायलिन का शौक कैसे आया? लोग तो गिटार, पियानो, ड्रम। फादर को भी वायलिन का शौक था ना, इसीलिए। हर भाई की आदत है कि हमारे पेरेंट्स जो चाहते हैं ना कि हम ये करें तो हम फौरन कर लेते हैं। माशाल्लाह, ताबेदार औलाद हर इंसान की ख्वाहिश। अल्लाह ताला आप जैसी औलाद सबको दे। मेरे फादर को बहुत शौक था, वो भी बोलते थे कि तुम भी ऐसे बजा सकते हो। एक दिन मैंने अम्मी को बोल दिया था, अम्मी मेरे को क्लासेस। फादर को भी लाना चाहिए था आपको यार, उनको और आपको साथ बैठ के वायलिन सुनना चाहिए था। लेकिन प्रोड्यूसर साहब माशाल्लाह प्लानिंग लाजवाब। खैर सुफियान, अगली बार अब्बू को लाना साथ। और सुफियान, आप भी गिटार प्ले करते हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? करता हूँ और 2 साल हो चुके हैं। आपको भी? जी, और थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता हूँ बस। अरे वाह, सिंगिंग भी करते हैं। तो दोनों आप साथ ही स्टार्ट किया था आप लोगों ने सीखना? हाँ, दोनों ने साथ स्टार्ट किया था। हम दोनों की मतलब शुरू से कोऑर्डिनेशन है। पहले दोनों भाइयों की बिल्कुल नहीं बनती थी। जब से म्यूजिक लाइन में आए तो फिर दोनों फड्डे खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल, फड्डे खत्म हो गए। फड्डे खत्म हो गए, म्यूजिक की ज़बान आप दोनों बोलने लग गए। बिल्कुल ऐसा। आप गाना भी गाते हैं? थोड़ा सा हमें सुनाइए कुछ गा के। बहुत खूब। आगे दोनों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं भाई? बैंड अपना अलग। अपना भाई मिल, कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं और एक बहन है। अच्छा माशाल्लाह। और आप दोनों म्यूजिक में, अब बाकी तो कोई तीसरे चौथे भाई ड्रम वगैरह कुछ आगे मजीद कुछ कर रहे हैं? उनका ही शौक नहीं था। मतलब म्यूजिक की जो स्टोरी है ना, वो हम दोनों भाइयों से ही शुरू हुई है। फैमिली में पीछे हमारे खानदान में कोई नहीं है। पूरे खानदान में कोई नहीं है? तो कोई एतराज़ात, कोई तनकीद? एतराज़ात तो नहीं, सब खुश होते हैं। घर आते हैं तो कुछ कभी ये सुना दो, कभी वो सुना दो, सब अपनी फरमाइशें लेकर। बहुत अच्छा प्ले करते हैं। फ्यूचर में शायद आपको इरादा है कि आप लोग अपना बैंड बनाएंगे दोनों भाई मिलके? अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे लियो ट्विंस हैं। लियो ट्विंस हमारी बहुत देर से इंस्पिरेशन है। उनका जो वॉयलिनिस्ट है शेरून लियो, मेरे को यानी मतलब वो मेरा आइडल है, मेरे को उनकी तरह बनना है। और हम दोनों भी अभी स्टार्ट किए, हमारा एक बैंड शुरू हो रहा है मुंतज़िर के नाम से। मुंतज़िर। और ये नाम किसने सेलेक्ट किया? अम्मी ने। क्यों? क्या बात है कि हम अपनी क्या जो हमें हासिल करना है ना, हम उस चीज़ के मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें मिले अचीवमेंट के लिए। ग्रेट। अच्छा, म्यूजिक की बात हो रही है तो हमारे एक रिपोर्टर है मोइन ज़ुबैर, वो हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ना सारी लेटेस्ट खबरें लेकर आते हैं। और आजकल वो रिपोर्ट कर रहे हैं एक राहत फ़तेह अली खान के इवेंट के ऊपर, जो कि गुर्दों की बीमारी के लिए फंड रेजर था। हर साल पाकिस्तान में कई अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं गुर्दों की वजह, प्रॉब्लम्स की वजह से, आज उनकी बीमारियों की वजह से। तो उस फंड रेजर के ऊपर मोइन ज़ुबैर मौजूद है। चलते हैं मोइन ज़ुबैर के पास। जी बिल्कुल, आज हम डायलिसिस के हवाले से बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार नियाज़ साहब और पाकिस्तान के लेजेंड फनकार गुलकार राहत फ़तेह अली खान साहब, जो आज रहमान फाउंडेशन का विज़िट करने आए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर आकर 10 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया है। और साथ ही साथ जो रहमान फाउंडेशन के हवाले से जो भी चैरिटी के हवाले से काम होगा, उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर वकार साहब से पहले बात करेंगे। वकार साहब, एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, मुश्किल है और महंगा काम है डायलिसिस करवाना, तो आप कितना लोगों को अब तक फेवर दे चुके हैं? और राहत साहब आज आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 19 साल से हम काम कर रहे हैं, ये रहमान फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं और अब तक कोई 1 अरब रुपए से ज़्यादा के डायलिसिस कर चुके हैं हम और रोज़ाना तो कुछ 125 लोगों के डायलिसिस हम करते हैं। राज साहब, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपकी फैमिली के वो लोग जो मुश्किल में रहे और डायलिसिस करवाते रहे, ये कितनी एक मुश्किल बीमारी है, महंगी बीमारी है, क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों को? हम तो इस सूरत हाल में बहुत तकलीफ़ में मेरे वालिदैन और मेरे ताया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब इसी अर्ज़े में उन्होंने दार फ़ानी से रुखसत की। तो मेरे लिए ये बहुत टची मैटर है कि जो डायलिसिस जो इलाज जो कि डायलिसिस पे हैं लोग, उनका इलाज अब सिर्फ डायलिसिस मशीन ही है, इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं रहा है। तो मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, ये मेरा एक एम है, मेरा मिशन है आज के बाद। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा काम और भी किया है, जो कि 15 से 20 साल तक डायलिसिस ना हो डिले करवाने के लिए इन्होंने एक जो फार्मूला है उसको इजाद किया है, जो कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये उसका इंदराज भी करवा के आए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमल है कि 10 से 20 साल के लिए एक मरीज़ का जो डायलिसिस है उसको डिले कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। राज साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक अच्छा इनिशिएटिव है जो रहमान फाउंडेशन पाकिस्तान में ले रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट करे थे। वाकई एक बहुत बड़ा इकदाम है कि डायलिसिस से कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इतना महंगा इलाज है डायलिसिस की, हर किसी की पहुंच में नहीं है। लोगों के हफ्ते में 3-3 दिन डायलिसिस होते हैं और एक डायलिसिस की कीमत जो है वो 3000, 4000, 5000 तक भी होती है। ये बात कई रिसर्च रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे के एक्सपेंसेस अखराजात हैं। यानी किसी गरीब आदमी को बढ़ता बीमारी होती है तो वो रोड पे आ जाता है अपना इलाज कराते कराते। मैंने तो बड़े बड़े रईस लोगों को, रऊसा को देखा है कि वो जब कैंसर का मुब्तला हुए तो इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और आखिर में कुछ नहीं बचा, इलाज भी नहीं हो पाया। तो अल्लाह रहम करे। और मैं तारीफ करना चाहूँगा रहमान फाउंडेशन की, राहत फ़तेह अली खान साहब की, कि वो इतना बड़ा मिशन अपने साथ लेके चल रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे। आमीन। और वापस आते हैं हम काजिम अली की तरफ। काजिम, आप पसूरी भी बजाते हो बहुत अच्छा सा, और कौन सा फेवरेट, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप चाहते हो कि ऑडियंस सुने? हाँ। जो भी टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं सुने और वो बोले ओ माय गॉड क्या बजाया बच्चे ने, हिला के रख दिया। बस जो बोलो वो कर लेगा। भले कोई अपनी मेडली बजा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कंप्लीटली योर कॉल। जो आप एंजॉय करते हो अक्सर बजाना। कैन इट बी इंडियन? हाँ, एनीथिंग योर कॉल। यस, फास्ट वाला।
ब्रदर्स से, और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग आगे चल के बड़े होगे, बड़ा बैंड बनोगे, बहुत सारे गाने लिखोगे, लिरिक्स लिखोगे, कॉम्पोजिशन करोगे, तो यार ऐसे गाने मत बनाना जो सिर्फ लव स्टोरी के गिर्द घूमते हो। ऐसे गाने बनाना जिसमें आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, सोसाइटी में बुराइयां, क्राइम के अगेंस्ट, वो चीजें, वो मॉरल स्टोरी रखना अपने लिरिक्स में जो इम्पैक्ट लेकर आए हमारी सोसाइटी में। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी, मंशियात से पाकिस्तान का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही नजर आ रहा है ताला, क्योंकि मंशियात की लत नौजवानों को तबाह करने में लगी हुई है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि ड्रग्स का बहुत बड़ा सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, स्पेशली एम्फेटामीन, क्रिस्टल आइस जिसे कहते हैं, उसका मुसलसल बढ़ना पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक है। और स्पेशली अबू सफानी रोड पे खुले आम मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई एक रोड का नाम क्यों लेना, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है। शुएब बर्नी की कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। जी शुएब। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में अबुल हसन रोड पर, और मेरे साथ मौजूद हैं हीरोइन का नशा करने वाले अफराद। इनसे जानते हैं इनको नशा कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है और ये कहाँ से खरीदते हैं। ये बताइएगा, आप कौन सा नशा करते हैं? पाउडर पीते हैं सर जी। वाइट यानी हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं? जी जी। ये कितने का मिलता है आपको? 100 रुपये का। अच्छा, और ये कहाँ से लेके आते हो आप लोग? अलासिब से। अलासिब में किस जगह से लेते हो? बस चलते फिरते बंदे होते हैं, उनसे लेते हैं। 100 रुपये में कितनी मिलती है, दिखाओ कितना होता है क्वांटिटी? है नहीं ना, वो तो पी रहे होते हैं सब। ये आपने बात सुनी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हीरोइन मिलती है, यहाँ पे और भी मैं आपको दिखाऊँ, हमारे कैमरामैन हसनैन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बहुत सारे नशई इस वक्त भी लेटे हुए हैं। जब हम पहले यहाँ आए थे तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ नशई मौजूद थे। इस वक्त हमें कैमरे को देखकर, पुलिस को देखने के बाद वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। आप देख सकते हैं, इससे हम जानते हैं। ये बताओ भाई, यहाँ कौन कौन से नशे मिलते हैं पुल के नीचे? भाई मिलते नहीं है, लासिफ से लाते हैं, चर्स हो गई, शीशा हो गया, बस। हीरोइन भी तो पी रहे हो? वही की हो गया ना हीरोइन, इसी को। वो कितने की मिल रही है आजकल? 100 रुपये का टोकन है, अगर पूरी थैली मिलती है वो 2000 रुपये की मिलती है। अगर थैली, अगर टोकन लोगे तो 100 रुपये का मिलेगा। एक टोकन में कितना होता है? ये कि हल्का सा थोड़ा सा होता है, ये कि 5-6 दम लग जाते हैं। अच्छा, ये नशे के पैसे पूरे करने के लिए क्या वारदातें भी करते हो आप लोग? नहीं, हम तो ये गाड़ियाँ साफ करते हैं, या किसी को होटल वाले को बोल दिया खाने वाने का, या गाड़ी साफ कर दी। अच्छा, रोज़ाना नशा करते हो आप लोग या क्या, किस तरह से करते हो? टाइम टेबल होता है, एक सुबह निकले फिर शाम में जाते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पूरे बेकरी है, सबको पता है। हम ऐसा लड़का नहीं है, चोर वोर नहीं है, मांग के खाने वाला है। ये आपने बात सुनी, ये यहाँ पे नशे अफराद हैं। सब हम आपको फहानी रोड पर से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये पुल के नीचे मेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में नाला जा रहा है, और उसके साथ ये नशे अफराद यहाँ पे लेटे हुए हैं जो कि नशा करते हैं और फिर वारदातें भी करते हैं। अभी भी जब हम यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचे थे तो हमारी जो ऑफिस की गाड़ी थी उसमें से इन्होंने मोबाइल फ़ोन लिया और लेकर भाग गए। ताहम थोड़ी देर के बाद पुलिस वापस लेकर आई है उनसे मोबाइल, और हमें वापस वो करेंगे। लेकिन ये सूरत हाल है कि ये लोग अपना नशा पूरा करने के लिए वारदातें करते हैं, स्ट्रीट क्राइम करते हैं, छीना झपटी करते हैं और उससे अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हैं नशे का। ये मेन मैं आपको किसी मुज़फ़ाती इलाके से नहीं बता रहा, रोड है, गुलशन इकबाल है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुबीना टाउन थाना जिसकी हुदूद में ये खुलेआम मंशियात का इस वक्त इस्तेमाल जारी है। आप देख सकते हैं ये पैराडाइज अपार्टमेंट हमारे प्रोजेक्ट है। डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं शुएब बर्नी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम एंड यूज़र को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। जो इतना पैसा बना रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, हम उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। और मैं शुएब बर्नी को पर्सनली मशवरा दूंगा कि अगर अगली बार उनका मोबाइल कोई मनशियात करने वाला ऐसे गरीब लोग चोरी करके चले जाएं, टीवी पे ना बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आजकल इतना मौसम अच्छा हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, सर्दियां हो रही है। कराची में तो नहीं पड़ रही, लेकिन हाँ अलबत्ता नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो पूरा पहाड़ जो है वो बर्फबारी से भरा हुआ है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है बर्फ़ की, और लोगों ने मरी का रुख कर लिया है। और काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो मरी में इस वक्त मौजूद है। हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त शाहिद अब्बासी मरी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल मरी में क्या सूरत हाल है, किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है, ठंड की क्या सूरत हाल है। जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं का कोसार मरी के माल रोड के ऊपर। अगर बात करें मरी के मौसम की तो इस वक्त मरी के अंदर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है वो
हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पे सयाहों की, तो मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद ने महकमा मौसमियात की प्रोडक्शन के बाद मलका कौसार मरी का रुख कर रखा है। इस वक्त भी कुछ सियाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और मरी से किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम कराची से आए हैं। जैसे महकमा मौसमियात वालों ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो वैसे ही हमने बस सब कुछ वाइंड अप अपना किया है और यहाँ पे हम माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है और अच्छे से हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हमने जो है यहाँ पे एंजॉय किया और अच्छा हमें एंटरटेन भी यहाँ पे हो रहा है। एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है और हम आप लोगों को भी यही कहेंगे, आप लोग आएँ यहाँ पे माशाल्लाह एनवायरनमेंट अच्छा है। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, हर लिहाज से आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। लास्ट सीज़न आपने जो चीज़ें सुनी होंगी वो अल्लाह का शुक्र है आज हमें इस तरह की कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई है। तो हम भी आपको यही रेफ़र करेंगे, आप लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें। जी आप बताएंगे एंजॉय कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी जैसा कि सयाहों का कहना है कि मरी में होने वाली बर्फबारी से जो है इस वक्त सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मरी इंतज़ामिया की हम बात करते हैं तो मरी इंतज़ामिया भी इस वक्त रेस्क्यू 1122, महकमा हाईवे और दीगर तमाम इदारे जो है वो हाई अलर्ट हैं और सयाहों को हर मुमकिन इकदाम सहूलियात के हवाले से देने के लिए कोशिश दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, शायद बहुत शुक्रिया। डबल रोटी की मांग में इजाफा हो गया। नहीं, मुझे लग रहा है वहाँ पे शायद बर्फ पड़ रही है और जब भी स्नोफॉल का महकमा मौसम में बताता है कराची के लोग रुख कर लेते हैं मरी का, लेकिन आई एम ग्लैड जिस तरह से उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर जो हादसा हुआ उसके बाद मरी के लोग सुधर गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर जो कि लीडिंग एक्टर हैं फिल्म छूले आसमां के, उस्मान राज हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत ही फेमस अच्छी मूवी है, एक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनी है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ बनी है जो बिजनेस को प्रमोट करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई मूवी बनी नहीं है। तो अच्छी बात है और उस्मान राज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बेहतरीन एक्टर हैं, मॉडल हैं और आप बहुत सारे ड्रामों में आए हैं। आपने उनका ड्रामा देखा है A+ पे, कौन सा था? अरे वाह क्या बात है, कहाँ से पकड़ा तला ने? बताएं मर्दा, कौन सा था वो ड्रामा? मैंने देखा A+ पे ड्रामा इनका चल रहा था जिसमें आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उसका नाम मुझे याद नहीं, जीटी रोड। जीटी रोड था, बहुत ही 50 और 1000 का किस्सा सुनाया ना आपने। हाँ जी, जब मुंह दिखाया वो दरवाजा रुकाई पे आप देते हैं 50,000 का नोट और एक 50 का और 1000 का नोट निकाल देते, तो उसमें आपका शॉट काफी फेमस हुआ था वो। खैर उस्मान, कैसे एक्सपीरियंस रहा? पहली मूवी की है आपने छूले आसमां और इसका फीडबैक कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया और लाहौर को छोड़कर आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लाहौर हमारा तो दिल है। लाहौर है, लाहौर है लेकिन लाहौर ही पाकिस्तान है सर। हम तो किसी और मुल्क में है। नहीं। तो कराची जो है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जब अपना घर छोड़कर आप किसी भी दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा फील ज़रूर होता है कि यार एक डेली आप आ रहे हैं जा रहे हैं, पेरेंट्स को भी देखते हैं, मिलते हैं, गप करते हैं। तो कराची आया हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची आया हूँ, आई एम नॉट फीलिंग कि मैं कराची में हूँ, आई एम फीलिंग कि मैं लाहौर में ही। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लाहौर के रोड्स और कराची के रोड्स देखने के बाद ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि आपको फील ना हो कि आप कराची। देखिए मैंने इसलिए ये कहा है कि मैं लाहौर से जीटी रोड पे ही आया हूँ। अच्छा। तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि मैं किसी और जगह पे जा रहा हूँ और यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, मैं क्रेडिट देना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहला क्रेडिट जो है, मेरे यहाँ पे एक फ़ैन है, शफ़क़त उनका नाम है, और पिछले 8 दिन से वो घर नहीं गए। उनके बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, उनकी वाइफ की कॉल आ रही है, बट ही इज़ विद मी। वो कह रहे हैं सर आप यहाँ आए हैं, हम नहीं समझते कि आपको ये फील हो हल्के से, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आपको हल्की सी भी घर की याद आए। तो मुझे इतनी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि मैं जरूर क्रेडिट देना चाहता हूँ उस बंदे को, ही इज विद मी, और आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और सफ़र जो है वो बहुत अच्छा इसलिए कटा है कि मेरे साथ जो थे जो ड्राइव कर रहे थे, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, कल्बी अली मेहदी। इंशाल्लाह चंद दिन तक हम उनको भी यहाँ लाएंगे और हम गाने गाते, सुर लगाते, एक्टिंग करते, यहाँ तक एंजॉय करते हैं। तो आपको वक्त का पता ही नहीं चला होगा, सफर कब कट गया। अच्छा ये बताएं, अब थोड़ा सा सीरियस टॉक मैं आपसे करना चाहूँगा। ये बताएं कि मैं हमेशा से इस बात पे तनकीद करता हूँ कि हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामे
इनकी स्टोरियाँ जो है ना ब्रो, ये लव स्टोरी के गिर्द ही घूम रही होती हैं और कभी कभी तो ऐसी सिक लव स्टोरीज आ जाती हैं, बीमार लव स्टोरीज आ जाती हैं जिनका हमारी सोसाइटी में वजूद ही नहीं है, रियलिटी में है ही नहीं, लेकिन हम ड्रामों के जरिए वो बुराई क्रिएट करना चाहते हैं। आपने माशाल्लाह से जो स्टोरी बनाई है, जो मूवी बनाई है, उसमें आपने एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को प्रमोट किया है। लोगों को मॉरल ऑफ द मैसेज ये है मूवी का कि आप अपना कारोबार करें, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने ख्वाब को पीछे पड़े, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करें। ऐसी मूवीज आजकल बनती क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। सर बनती इसलिए नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं। पैसा पैसा पैसा, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बेतहाशा पैसा हो, बाकी कोई चीज़ हो ना हो, हम अपनी डिग्निटी, अपने वक़ार, हर चीज़ को भूल रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये फिल्म इसलिए बनाई और ये अपने अपने नसीब की बात है। आप चूज़ किए जाते हैं, किसी भी काम के लिए आप चूज़ किए जाते हैं। तो मुझे ये लगता है, चूँकि मैं हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह ताला मैंने काम तो यही करना है, लेकिन मैं एक मैसेंजर के तौर पर काम करना चाहता हूँ। मेरे एक्ट से, मेरे काम से, मेरी पर्सनालिटी से, मेरी बॉडी से कुछ ऐसा निकले जो कि लोगों के काम आ जाए। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और खौफ और इन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं, मैं उनके लिए एक दवा बन सकूँ, ताकि मैं अगर उनके काम आ जाऊं तो मेरे लिए तो ये एक पहला कदम है जो इस कंपनी ने उठाया, जिन्होंने ये फिल्म बनाई। और दे वर वेरी हैप्पी जब उन्होंने। कौन सी थी ये कंपनी, मैं चाहूंगा नाम ले, क्योंकि ये औज प्रोडक्शंस हैं जी, लाहौर से, और उन लोगों ने इस पे ये फिल्म बनाई। और अभी मूवी आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी लेके आ रहे हैं हर जगह। उस्मान, इसमें भी एक लव स्टोरी आई है, क्योंकि जब लड़की की एंट्री दिखाई, इसका पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक दिखाया, तो लग रहा है कि शायद इसमें भी लव स्टोरी है। अब ये फिल्म देख के पता चलेगा। फिल्म देख के पता चलेगा। नहीं, लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या है, या वाकई आपने कहीं नहीं काम को फोकस रखना है। यस, देखें, हमें डिट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। तो हमें बच के चलना है, मंजिल पर अगर पहुंचना है। तो जैसे कराची आना था, तो रास्ते में बहुत खूबसूरत प्लेसेस आई, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, तो अगर मैं उनको देखने बैठ जाता तो फिर मैं कराची ना पहुंच टाइम पे नहीं पहुंच पाते। इसमें एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है कि हमने तो आज तक किसी को इस मुल्क में कामयाब देखा नहीं, तुम क्या कर लोगे। जो ये हम अमूमन सुनने में आते हैं, कोई भी अगर कुछ नया करना चाहे हमारे मुल्क में, तो उसको डिमोटिवेट करने के लिए यही डायलॉग जो है वो मारा जाता है सबसे पहले। लेकिन मैंने इसको चैलेंज लिया कि तुम क्या करना चाहते हो, तो फिर फिल्म कर ली, फिर बता दिए कि ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आपको भी डायलॉग आपने सुना है, यानी कि ऐसा कौन है जिसने ये डायलॉग नहीं सुना था? आपने सुना है कभी? मैं मूवीज कम देखता हूँ, पाकिस्तानी कंटेंट से थोड़ा डरता हूँ। नहीं, ये रियलिटी में ये डायलॉग अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि जी तुम क्या कर लोगे, कौन से झंडे गाड़ लोगे, सब कुछ करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि कुछ चीज़ें, जैसे हम आने वाली आफत को देख सकते हैं ना, ऐसे हम आने वाली कामयाबी को भी देख सकते हैं। ये एक विजन की गेम होती है, क्या या आप पॉजिटिव देख रहे हैं, इट इज़ अप टू यू। थिएटर के बाद, मॉडलिंग के बाद इस तरह एक मूवी करना एज ए लीड रोल, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या आपके तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बुनियादी जो ट्रेनिंग थी वो रेडियो ने दे दी, थिएटर ने दे दी, टेलीविज़न ने दे दी, और फिर आपको एक जो लार्जर देन लाइफ मीडियम आपको मिलता है फिल्म का। चूँकि जब थिएटर में परफॉर्म कर लेते हैं ना, फिर फिल्म, मतलब ये चीज़ें उस तरह से, थिएटर का जो एक्टर होता है ना, वो मंझावा एक्टर होता है, आई मस्ट से दिस। तो बिल्कुल वो फिर इसलिए इतना मुश्किल नहीं पेश आया। और एक अच्छा डायरेक्टर आपको मिल जाए जो आपको गाइड करेगा। देखें, आपने तो एक्सप्रेशन ही देना है, तो वो जो गाइड करेंगे आपको, आप वो एक्सप्रेशन बाहर ले आएंगे। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान राज हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर। आपकी मूवी बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे आए, ताकि सब लोग इस मूवी को देख सकें और एंजॉय कर सकें। आगे बढ़े तला, आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सीधा टंडो अला यार। वहां पर सस्ते बाजार में क्या चीज सस्ती है, क्या चीज महंगी है, बता रहे हैं खानजादा साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टंडो वाला यार में मौजूद हूँ। शहबाज हुकूमत के आने के बाद दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने गरीब अफराद की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। आपको बताता चलूँ कि आटा 70 रुपये से 145 रुपये किलो, जबकि आयल 430 रुपये से 550 रुपये फ़ी लीटर, जबकि दाल मूंग 250 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। जबकि घी की अगर बात की जाए तो 350 रुपये से 450 रुपये जो है 100 रुपये का घी में इजाफा हुआ है। इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अब बताइएगा किस तरह गुजारा हो रहा है 500 रुपये कमाने वाले? हमारे यहाँ कभी लगता है काम, कभी नहीं लगता है। रोज़ बच्चे परेशान करते हैं, भाई ये नहीं है, वो नहीं है, अभी कहाँ से लावें यार। 150 रुपया किलो आटा और 200 रुपये किलो प्याज। घी लेने जाए कमा रहे हैं हम 500, 600, 700,
ये हमारे ऊपर तो मना अजाब अल्लाह ने भेज दिया, पता नहीं महंगाई का अजाब। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान हैं और शहबाज हुकूमत को दुआइयां दे रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त राइट हुसैन खानजादा, शुक्रिया। महंगाई का जिन पूरे पाकिस्तान में बेकाबू है, अल्लाह खैर करे अवाम का। लेकिन बड़ा हैरत की बात यह है, मेकअप भी तो महंगा हो रहा है पर औरतें शिकायत नहीं कर रही हैं, वो रिलैक्स हैं। शौहर कमा के लाएगा, औरत मेकअप खरीदेगी महंगा। और सिर्फ मेकअप ही नहीं, कपड़ों पे भी आप देखेंगे इस तरह की नो टेंशन, रश लगी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि पूरे काउंटर जो है वो लूट गए हैं, क्योंकि इससे लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें कुछ स्किन से रिलेटेड, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तलब शादियों का सीजन होता है तो लोग पैसा खर्च करते हुए सोचते नहीं अच्छे से अच्छे कपड़े, बेहतरीन ज्वेलरी, बेहतरीन मेकअप और आपका स्टाइल होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज फरहा शरीफ, ब्यूटिशियन हैं, और उनसे हम जानेंगे कि जी शादियों का सीजन है लेकिन सर्दियां भी साथ साथ हैं, तो स्किन खराब हो जाती है, बेस नहीं टिकती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है। तो फरहा को वेलकम करेंगे अपने शो में। शादी हो गई है, उनकी स्किन का भी सोच लें, उनके शौहर भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो शौहर वो घर की मुर्गी दाल बराबर। बस भाई, हम दूसरी तीसरी शादी का जिक्र करें तो आग लग जाती है, और खुद देखे शादीशुदा औरतों की स्किन का परवाह भी नहीं कर रहे। मैंने ये नहीं कहा परवाह नहीं करी, हम चलेंगे, लेकिन पहले जो ब्राइड होने वाली है उनसे तो बात करते हैं, शादी होने वाली है, जिनकी शादी होने वाली, ब्राइड बनने वाली है। जी फरहा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोले। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह अमूमन तो आप लोगों के काम जो है वो शाम में या रात में स्टार्ट होते हैं, हमने आपको सुबह सुबह दावत दे दी। हमारी उठने की जो टाइमिंग है वो 1 बजे के बाद शुरू होती है, तो उठते ही आपने हमें गालियां दी होंगी। नहीं ऐसा नहीं, अच्छे अल्फाज में। फरहा ये बताएं कि ड्राइनेस होती है जब वेदर में, आपके मौसम में, तो आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है और फिर बेस सही नहीं बैठती है, बेस फट जाती है, आपकी स्किन पे पैचेस आ जाते हैं, बेस के लाइंस पड़ जाती हैं, तो उसको कैसे सही किया जाए, कैसे ख्याल रखा जाए? उसके लिए एक तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीनिंग अच्छी करें और उसकी क्लेंजिंग वगैरह करके फिर आप मेकअप की तरफ बढ़ें, क्योंकि पहले क्लेंजिंग ज़रूरी है। पहले क्लेंजिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग अच्छी से करके तो फिर मेकअप बेस बैठेगी। एक आजकल वही बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि आइस बॉल चैलेंज, आप उसमें आप फेस डिप करें कुछ सेकंड्स के लिए तो आपकी स्किन अच्छी फ्लॉलेस हो जाती है। आइस बॉल चैलेंज भी अच्छा है, बट ये है कि क्लींजिंग सर्दियों के लिए तो क्लींजिंग बेस्ट है। तो कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लेके उससे क्लींजिंग करके फिर बेस बनाएंगी तो अच्छी बनेगी, फिर ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी उसमें, ये चीज़ हो जाएगी। और जिनकी स्किन ऑयली है, और जिनकी स्किन ऑयलिंग है वो आइस बैग यूज़ करें, वो वाले उसके लिए आइस क्यूब्स भी, आइस क्यूब्स के साथ अच्छे से करके तो वो करें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑयली स्किन वाले भी इस सर्दियों के मौसम में तो मॉइस्चराइज़र और उससे पहले उनका ज़रूरी है कि फेशियल भी करवाएं, और ये सारी उसके, क्योंकि उसका ऑयल ख़त्म हो जाता है। फेशियल के बारे में कहा जाता है कि अक्सर कि जब आप फेशियल करवाते हैं एक बार तो करवाना पड़ता है आपको बार बार, और उसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब भी हो जाती है अगर आप फेशियल सही जगह से या सही फेशियल ना करवाएं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपने सही जगह से नहीं करवाया तो तब की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह मेरे पास फेशियल भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, स्किन केयर का बहुत अच्छा काम है मेरा, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि फेशियल कर मतलब यानी प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे और ये कैसे पता चले कि प्रोडक्ट्स अच्छी कैसी हैं? कि कुछ बहुत महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन आपकी स्किन पे सूट नहीं करती। जितनी महंगी उतनी अच्छी। हाँ, नहीं, वो स्किन पे सूट भी नहीं करती हैं, बाज़ दफ़ा आपको ब्रूजेस भी हो जाते हैं। नकली मिल गई होगी। नहीं, नकली की बात नहीं होती है, उसके लिए स्किन के टेक्सचर को चेक करना होता है कि आप पे सूट क्या करेगा, तो उस हिसाब से आपने उस पर काम करना। लेकिन काउंटरफिट मेकअप आइटम्स जो हैं दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेकअप की जो इंडस्ट्री है दुनिया भर में कोई 400 बिलियन डॉलर के करीब है, और जो काउंटरफिट मेकअप इंडस्ट्री है वो तकरीबन 200 बिलियन डॉलर, यानी आधा उतना ही कमाते हैं जाली मेकअप बनाने वाले। और हम जानते हैं ज्यादातर ही चाइना में ही बन रहे होते हैं, और पाकिस्तान में तो इजीली अवेलेबल। बट चाइना वाले भी अच्छा, उनका जो है ये है कि उनकी भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, कुछ चीज़ें स्किन पे जाती हैं, कुछ नहीं जाती हैं, और कुछ इम्पोर्टेड वाली जाती हैं जो आपकी स्किन पे नहीं सूट करती, कुछ ये भी होता है। अच्छा, एक फेशियल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है आजकल, हाइड्रा फेशियल। हर जगह हम देख रहे हैं हाइड्रा फेशियल की एक धूम मची हुई है जी, हम हाइड्रा फेशियल लेने जा रहे हैं, हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रख रहे हैं, तो क्या ये वाकई इतना इफेक्टिव होता है? कितने का होता है वैसे हाइड्रा फेशियल? वर्दा फैंसी एक आइटम है ये, तो फरहा बताएंगे फरहा के सैलून में हाइड्रा फेशियल होता है 8000 तक ओनली? नो, आगे तक भी जाता है, 50,000 तक भी जाएगा। स्टार्ट 8000 से स्टार्ट है, 8000 से वर्दा हर हफ्ते जाती है। हाँ, लेकिन फिर डिपेंड करता है स्किन पे कि आपकी स्किन को कितनी ज़रूरत है, उसके ऊपर कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स। हाइड्रा में भी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, उसके साथ भी कौन सी आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए ऑयल कंट्रोल वाली किट यूज़ करनी है, और अगर आपको ग्लो वाइटनिंग चाहिए तो उसको वाइटनिंग। और इसका रिजल्ट कितने अर्से तक रहता है?
1 मंथ तो चलता ही है तकरीबन। और 1 मंथ बाद दोबारा आपको 8,000 खर्च करने पड़ते हैं अगर आप बेसिक करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वरना फिर आगे आप फिर वाइटनिंग होगा तो डेफिनेटली वो महंगा मेरे होगा। मशवरा माने दिन में 5 बार वजू कीजिए, वही वाइटनिंग आ जाएगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का ये आप तो दुकानें बंद करवा रहे हैं। हाँ। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ का धंधा नहीं है मेरा। लेकिन आजकल हम जिस तरह के पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारी स्किन को भी ज़रूरत होती है कि हम अपना ख्याल करें। स्किन के रूटीन कैसा होना चाहिए फरा? उसके लिए स्किन के मतलब यानी कि जैसे वेदर के हिसाब से तो स्किन के जो अभी मौसम चल रहा है इसमें ड्राइनेस भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। अपना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि आजकल हम सर्दियों में पानी फिर पीते नहीं है तो हमारी स्किन पे प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। तो पानी ज़्यादा पिएं, रिलैक्स करें, अपनी नींद पूरी करें और ये सारी चीज़ें इसके साथ। स्किन के रूटीन की बात करूँ, लेकिन जो स्किन पे हम अप्लाई करते हैं क्या तो सिरम्स भी लगा रहे हैं, आप मॉइस्चराइजर भी यूज़ करें, फिर प्राइमर भी यूज़ करें, सन ब्लॉक भी यूज़ करें। एक मुशक्कल बनाया हुआ होता है जब हम सोने से पहले अपनी स्किन को 15 मिनट देते हैं, तो उस पर मैं पूछूं कुछ स्टेप्स क्या हैं जो मेन, अगर चीज़ें आजकल इतनी महंगाई हो गई है, तमाम लोग इतनी महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि सुबह विटामिन सी सीरम लगाएं तो रात में कोई और सीरम लगाएं, आप नाइट क्रीम लगाएं, सुबह डे क्रीम लगाएं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो सबसे बेस्ट क्लेंजर घर पे भी आपको मिल सकते हैं। टमाटर, मतलब जैसे हमारे पास घर में किचन में टमाटर होते हैं, कुकम्बर है, उसको लिया, उसका पेस्ट बनाया और उसका पेस्ट बना के उससे भी क्लींजिंग कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू मेक द पेस्ट? पेस्ट बताने का तरीका बताएं। मैं पेस्ट बनाने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि टमाटर और कुकम्बर इसका पेस्ट बनाने में इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ग्राइंडर में और पेस्ट बन जाता है और उसकी क्लींजिंग करें और 10 से 15 मिनट सर्कुलर मोशन में अपने हाथ पे फेसेस हाँ अपने हाथ पे स्टेप करने हैं और मतलब क्लीनिंग करनी है। जहाँ जहाँ आपका मेकअप ज़्यादा लगता है या आइज़ के पास सॉफ्ट हाथ रखना है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे ज़रा अच्छा प्रेशर देकर। आप थोड़ा सा बताइए किस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डायरेक्शन क्या होने चाहिए। नहीं, जो ये चीक्स की होती है वो तो थोड़ी सी अपोजिट होती है, इस तरह होती है, लेकिन हाँ अपोजिट पोजीशन में आप साफ करेंगे तो क्लीनिंग अच्छी होती है। ये नीचे की तरफ नहीं ला सकते, स्किन अपनी नीचे की तरफ लाएंगे तो मतलब स्किन सैग हो जाएगी। हाँ सैग हो जाएगी। और नोज हिसाब से नोज एरिया तो स्पेशली थंब यूज करें। अच्छा, नेक का अक्सर लोग कहते हैं कि आपको नीचे की तरफ लेके जाना चाहिए, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए। नहीं, नेक हमेशा ऊपर ही जाता है। अपवर्ड, आप लोशन वगैरह अप्लाई करें, मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो अपवर्ड साइड जाएगा, तो उससे क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। और ये घर की क्लींजिंग है और इतनी ज़बरदस्त है, मैं खुद करती हूँ और इससे स्किन ग्लो भी होती है और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होती है और बहुत ज़बरदस्त रहती है। और मेकअप के लिए पहले आप उसका यानी अगर बेस वगैरह लगाने से पहले आप अच्छी तरह से क्लींजिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बेस बैठती है। अच्छा, ये जेड रोलर आजकल बड़ा है ना मार्केट में मार्बल का, कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक आपके रिंकल फ्री स्किन कर देता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है, कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो ये थोड़े से फैंसी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। क्या स्किन का ख्याल रखने के लिए वाकई ज़रूरी है कि आपको फैंसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ही है? देखिए आजकल जो ट्रेंड है या फिर मतलब यानी आगे जो इन चीज़ों ने मतलब यानी तरक्की की है तकरीबन एक टेक्नोलॉजी ने, कि मतलब ये हमारी स्किन के हिसाब से बनाई गई हैं, तो वो चीज़ें यूज़ भी तो करनी चाहिए और उससे बेहतर फ़ायदा होता है। रिजल्ट्स आते हैं। सीरम्स लगाएं, वो भी ज़रूरी है स्किन को, क्योंकि वो लगाए बगैर तो कुछ नहीं आप कर सकते। सीरम्स भी स्किन को ग्लो देते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। स्किन के सीरम्स इतने आए हैं लेकिन काफ़ी अच्छे मैं यूज़ करती हूँ, फेशियल में यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे सीरम्स हैं, वाइटनिंग के भी हैं, ग्लो के लिए हैं, इस चीज़ों के लिए। बेसिक फेशियल या क्लेंजिंग आप बताइए जो आपको कितने अरसे में लेनी चाहिए ख़वातीन को? क्लेंजिंग जो औरतों के लिए ज़रूरी है वो तो डेली बेसिस पे ज़रूरी है, वो रात को अपनी क्लीनिंग करके सोए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और जो फेशियल की बात हाँ जो फेशियल जी जो सैलून से वो तो 1 मंथ में एक दफ़ा लें, उससे अच्छा मंथ में एक दफ़ा फेशियल लेना ज़रूरी है। एज लिमिट क्या है, कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? लेकिन एज तो वैसे 20 के बाद ही शुरू होता है, लेकिन आजकल लड़कियों की जो डस्ट और हमारे वेदर में डस्ट है इतना कुछ है, तो उसमें तो बच्चियाँ छोटी एज में ही शुरू कर देती हैं। मेरे पास 15-16 एज में भी आती हैं, तो उनकी स्किन को ज़रूरत होती है क्लीनिंग। लेकिन 15-16 एज में कहते हैं कि ज़्यादातर आप क्लेंजिंग करवाएं प्रेफरेबल। हाँ, क्लींजिंग मैं प्रेफर यही करती हूँ, फेशियल नहीं, क्लींजिंग ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन ये होता है कि उसमें स्किन टाइप देखनी पड़ती है, स्किन टाइप कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में। और जिनकी स्किन पे एक्नी ज़्यादा होती है, जिनकी एक्नी ज़्यादा होती है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऑयली कोई भी क्रीम नहीं लगाएं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बेस की सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए। कि अच्छा जी, ब्रेक का भी वक्त हो, जल्दी से बता दें कि ऑयल बेस्ड फाउंडेशन कौन सी स्किन के लिए बेहतर होती है और वाटर बेस्ड फाउंडेशन कौन सी स्किन? वाटर बेस्ड जो है वो ऑयली स्किन के लिए बेहतर होती है और ऑयल बेस्ड जो है ड्राई स्किन के लिए होती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्किन को अपने मॉइस्चराइजर मिलना चाहिए, तो वो ऑयल बेस्ड ज़्यादा बेहतर है। सही जी, थैंक यू सो मच फरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया और आई होप आपको आइडिया हो गया होगा फाउंडेशन के हवाले से, बेस के हवाले से अपनी स्किन का ख्याल कैसे करना है। आपने भी शादियों का सीजन है, मौसम भी ड्राई है, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर साहब टमाटर और खीरे लेने जा रहे हैं।
एक ब्रेक लेकर फिर अपना सब आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब आपको कुछ अपडेट कर देते हैं मौसम की सूरत हाल से। कल ही हमने आपको बता दिया था कि मुल्क में रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान है और कराची वालों को भी सर्द तरीन लहर के लिए सर्दी की तैयार हो जाना चाहिए। तो आपको बताएं कि आज से कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर पारा -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा और कल जुमेरात से कोयटा में पारा -8 तक गिर जाएगा और ये असर जुम्मे की सुबह से कराची में दाखिल होगा और ज़ीनी सिंध में रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि कराची में भी कोल्ड वेव जो है वो एंट्री दे देगी और जुम्मे को कराची में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाने का इम्कान है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कायम हो जाएगा कराची में और मुमकिन है कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब कराची में एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। तो आज कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। चित्राल, सवात, मालाकंड, मानसहरा, एबटाबाद, पाराचनार और वजीरिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद के इलाकों में जहां आज बारिश की भी पेशगोई की गई है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो आज कराची में दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री रहेगा, लाहौर में 6, इस्लामाबाद में 8, कोयटा में -7 और पेशावर में 6 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं तलहा की तरफ। मौसम का हाल तो आपने जाना, लेकिन मुल्क की मईशत का हाल कुछ ऐसा है कि कराची में इस वक्त मुसलसल जराइम की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, छीना झपटी बढ़ती जा रही है और ऐसे अंधोनाक क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसे अंधोनाक वाकयात सामने आ रहे हैं जिससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर जाता है कि यार हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ किस तरह के लोग हैं, किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। ये छोड़ दीजिए कराची ईद फेस्टिवल में क्या क्या हुआ, लेकिन जिस तरह के मुज़ाहमत के ऊपर मोबाइल छीनने के वक्त गोली मार दी जाती है। अब तो खबर ये आई है कि माँ के सामने बेटे को मार दिया गया है। हमारे रिपोर्टर हैं, हमें बताएंगे वो इस बारे में। काशान सिद्दीकी, देखिए। देखें कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम इतना हद तक बेकाबू हो गया कि अब मुल्जिमान जो है स्ट्रीट क्रिमिनल घरों में घुस के जो है डकैती की वारदातें कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यारू गोड में। आप मेरे कम में देख सकते हैं कि इलाका मकीनों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये पुलिस जो है इनको इंसाफ देने में और स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। ये वो घर है जहाँ पर रात 3:00 के ऊपर डकैती की वारदात हुई है, जिसके अंदर डकैती मजम्मत के अंदर मेरे जो सामने आप देख सकते हैं कि इनके बड़े भाई को सलमान, जिनका नाम था, 33 साल उनकी उम्र थी, उनको कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, सलमान भाई जो थे वो क्या काम करते थे और आप उनके छोटे भाई हैं, उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा भाई जो है वो कंप्यूटर वगैरह का काम करता था, हार्डवेयर वगैरह का। शख्सियत तो माशाल्लाह अखलाकी तौर पे बहुत अच्छा था, किसी से कोई वो नहीं था। गली वालों से मौलाना के इस इलाके में हम नए आए, लेकिन उसने माशाल्लाह से हमसे पहले सबसे अच्छी अपने अखलाक की वजह से सबसे अच्छी दुआ सलाम वगैरह कर ली थी। अच्छा ये बताइए कि कैसे मुल्जिमान थे, कितने मुल्जिमान ये घर में दाखिल हुए थे, तादाद क्या थी उनकी, देखने में कैसे थे, कपड़े कैसे पहने हुए थे उन्होंने? केस वालदा वगैरह बता रही हैं कि काले कपड़े पहने हुए थे वो, और बाकी नैन नक्श और उससे जो है वो रांगड़ और ये सराय के और इस तरह के लोग लग रहे थे। और दूसरा ये कि नौजवान से थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनमें से। तकरीबन 4 तो अंदर ही मौजूद थे कमरे में, और महसूस यूँ होता था कि शायद वो यरगमाल बनाने के लिए अंदर गए थे। तो इतने में घर वालों की आँख खुली तो उन्होंने जो है ना अपनी तरफ से कुछ इक़दाम किए, तो फिर वो भागेंगे। और एक जो है वो पिस्टल के साथ बाहर खड़ा हुआ था असले के साथ, और बाकी बाहर गालबन बाहर या ऊपर छत पे थे, क्योंकि छत पर भी आहट महसूस हुई थी उनकी। तो कुल मिला के तकरीबन 10 के करीब या 8 के करीब ये होंगे ऐसा से। जी बिल्कुल, आपने देखा मकतूल सलमान के भाई मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया कि 8 मुसल्लम मुल्जिमान थे जो घर में दाखिल हुए। घर में मजम्मत के दौरान जो है फायरिंग हुई है, जिसमें मकतूल सलमान को कत्ल कर दिया गया है। उनकी लाश जो है कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जहाँ पर तमाम की वेरी सैड। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, शहर कायद में क्राइम भी बढ़ता रहेगा, पूरे पाकिस्तान में क्राइम बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हमने अपनी पुलिसिंग बेहतर नहीं की तो हम इस क्राइम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों के अपना दिफा खुद करना सीखिए, शूटिंग रेंज पे जाइए, अपना निशाना पक्का कीजिए, लेकिन मुजाहमत करने का भी एक तरीका है, उसके रूल्स भी सीखिए और फिर लाएअमल इख्तियार कीजिए। अब छोड़िए क्राइम की बातें, वापस चलते हैं हुस्न, ब्यूटी, न्यूट्रिशन की बातें करेंगे। वर्दा हम लेकिन मसला हो गया वर्दा, एक वो जो भी आई हुई थी हमारे यहाँ ब्यूटी एक्सपर्ट, उन्होंने बताया था कि खीरे और टमाटर अपनी स्किन पे लगाने हैं क्लेंजिंग करने के लिए। तो प्रोड्यूसर साहब खीरे टमाटर ले आए हैं, वो पूछ ये रहे हैं
कि एक खीरे के साथ 2 टमाटर काफी होंगे? नहीं, एक खीरे के साथ एक ही टमाटर काफी रहेगा। और अगर मज़ीद डिटेल्स आपको चाहिए तो आप फराह के सैलून जा सकते हैं, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 पे उनका सैलून। हमारे साथ स्टूडियो में तो बड़ी कमाल न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं। न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं और साथ साथ वो एस्थेटिशियन भी हैं। उनसे मैं कंफर्म करना चाहूंगा, प्रोड्यूसर साहब बड़े परेशान हैं, पहले से फोड़े हैं ना शक्लों पे। वो कह रहे हैं कि अगर मैं टमाटर और खीरा लगाऊंगा तो फिर फोड़े बढ़ेंगे या खत्म होंगे। डॉक्टर हिना अनीस हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, एस्थेटिशियन भी है। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हिना एंड वेलकम टू दुनिया बोले एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इतने अरसे बाद। क्या करूं, क्योंकि नया साल शुरू हुआ तो जब वो पुराना साल रैप अप हो रहा था 2022, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी पेंडिंग थी कि मुझे उसको रैप अप करनी थी। और नए साल की बिगनिंग पे अब इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लाइन अप करते करते टाइम लग गया और इस वजह से मैं आपको सलाम भी दोनों को नहीं कर सकती। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे खीरा बड़ा है टमाटर छोटे हैं, फिर भी एक ही डालूं? मैं बताती हूँ भाई प्रोड्यूसर साहब, पहले तो ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दाने एक्नी कुछ हैं तो आएँ क्लिनिक में, पहले दिखाएं। ऐसे ही खीरा टमाटर लगाने ना शुरू कर दें, क्योंकि कोई चीज़ भी रिएक्ट करती है। टमाटर एक एसिड है, लाइकोपीन उसमें होता है, एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन, लेकिन अब उसके साथ हाइड्रेट करना है। तो ऐसे तो नहीं कि सिर्फ एक्सफोलिएट करेंगे और हाइड्रेशन नहीं करेंगे। तो क्लिनिक ज़रा आ जाएं और आधा खीरा और इतना सा टमाटर बहुत है। चलें हिना, आपसे आज बात करूँगी कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, खासतौर पर ख़वातीन में, जिसकी वजह से सेल्यूलाइट क्रिएट हो जाता है। लोगों को पता भी नहीं है कि सेल्यूलाइट होता क्या है, किस शेप का होता है, किस तरह दिखता है और ये होता क्यों है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सेलुलाइट वो फैट सेल हैं जो हमारे सबक्यूटेनियस मसल्स में ओवर ग्रोथ कर जाते हैं। वैसे तो हमारे फैट सेल्स हमारे मसल्स के साथ होते हैं, ठीक है ना, मसल्स के साथ ऐसे छोटे छोटे से राउंड बॉल्स होते हैं। वो हमारे मसल्स को भी उन्होंने होल्ड किया होता है, मसल्स और स्किन की इलास्टिसिटी को बैलेंस किया होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आप हाई कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, मतलब हाई शुगर और हाई वाइट फ्लावर का फूड लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो जो सबक्यूटेनियस फैट सेल्स होते हैं वो लंपी और बम्प की शक्ल में आपकी स्किन के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, जिससे आपको फील होता है कि कहीं से जो हमारी स्किन है आर्म्स के पास से, थाइस के पास से, बटक्स के पास से बम्प निकल आता है, बम्पी और डिम्पल कहीं बम्प आएंगे, कहीं डिम्पल आएंगे, इस तरह से अनइवन स्किन हो जाती है। तो ये बाय द टाइम इसको कहते हैं हम सेलुलाइट। इसको और इसका इलाज क्या है? क्योंकि जब एक दफ़ा हो जाता है तो आप एक्सरसाइज कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, ये नहीं जाता। और ये पता कैसे चलता है? जब आप अपनी स्किन को टच करेंगे, दबा के देखेंगे तो आपको डिम्पल्स फील होंगे और एक्स्ट्रा बम्पी सा निकला हुआ जो है वो स्किन में भी फील होगा। इलाज क्या है ना इसका? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है कि इलाज नहीं है, इलाज अच्छा, इलाज है, इलाज है। अब यह है कि जब ये स्टार्टिंग में बिगनिंग से होने आपके स्किन पे शुरू हो जाते हैं, आपके थाइस पे सबसे पहले आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। वुमेन्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो औरतों का फैट होता है ना, वो सर पे बाल नहीं आएंगे, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, बाल भी आ जाते हैं। अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब ने इनके कान में ऐसी बातें करते हैं ना, वो मुझे आग लगाने के लिए, वो सुधरेंगे नहीं। मैं अभी बात करता हूँ खीरे टमाटर की, आपकी प्रोड्यूसर साहब मजीद पूछता हूँ। मैं आपके बालों का भी जवाब दे दूँ। मुझे नहीं चाहिए ना बाल, आई एम रियली हैप्पी विद माय हेयर स्टाइल। मुझे इतना अफसोस होता है ना कि पाकिस्तान में मर्द सबसे ज्यादा बाल लगवाते हैं, सबसे ज्यादा बाल काले करते हैं। मेरी नजर में वो अपना मुंह काला कर रहे होते हैं, बाल काले नहीं कर रहे होते। क्योंकि सफेद बाल, दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्दों की फहरिस्त निकालो, पहले 5 में से 4 के बाल सफेद है। हमारे पाकिस्तानी काले बाल में मर जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, वो इस चीज को ना जज्बाती हो गए तला कोई बात नहीं। ऐसी बातें आप लोग करते हैं ना, मेरे जज्बात बाहर निकल आते हैं। आप रिलैक्स कराए। बात सुने, मुझे हिना आपसे चीज पूछनी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हड्डियों का कमजोर होना, दूध का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते हैं। कुछ लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंट होने की वजह से दूध नहीं पी पाते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज मिल्क? और ये लैक्टोज वाला चक्कर क्या है? अच्छा, लैक्टोज एक एंजाइम हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम होता है लैक्टीज, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है कुछ लोगों में। अब इसकी भी वजूहात है। उम्र के साथ साथ कुछ लोगों को अगर शुरू में अर्ली एजेस में, उनके चाइल्डहुड में या टीन एज में वो दूध डाइजेस्ट कर सकते थे, लेकिन बाय द टाइम वो नहीं कर पा रहे। कोई इंजरी हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। डायबिटीज़ हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो वो जो लैक्टीज एंजाइम है ना, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। मेन रीज़न तो ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। अब मसला ये होता है कि दूध की कंजप्शन नहीं हो पाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इनफैक्ट दूध से बनी हुई चीज़ों से भी यही होता है। तो इसका दूसरा इलाज है कि लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करें, जो लैक्टोज फ्री मिल्क है। और इसका दूसरा इलाज है मोरिंगा,
फ्लैक्स सीड्स, ठीक है ना, इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है कि आप इनको लें। पालक में मौजूद है, अंडे की सफ़ेदी में मौजूद है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। और अगर जब हम लैब टेस्ट करवाते हैं और हमारे पास पेशेंट ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो रहा होता है ना, फिर हम उसको कहीं ना कहीं विटामिन डी के 4 to 6 एम्प्यूल्स देते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करते और डाइट पे ले आते हैं। फ़िश हो गई, एग योक हो गई, अंडा है, तो ये तमाम चीज़ें हाई इन विटामिन डी हैं, विद गुड फैट्स के साथ कंबाइन करते हैं। विटामिन डी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन के साथ यूज़ किया। तो विटामिन डी को हमेशा फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ और हाई फैट डाइट के साथ आपको इनटेक करना है, तो इट विल बी गुड फॉर योर बोन्स। और ये जेल फॉर्म्स में जो आपकी कैप्सूल्स आ रही हो, उसका कितना ज़्यादा असर होता है? अच्छा, उसका भी असर होता है। उसका असर उन लोगों को होगा जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं है, जो मेंटेनेंस के लिए खा रहे हैं, जो मिल्क कंज्यूम नहीं कर सक रहे फॉर मैनी रीज़न, फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, फॉर द टेस्ट, फॉर मैनी रीज़न दे आर नॉट कंज्यूमिंग। अच्छा, विटामिन डी की कमी की वजह से बाल भी झड़ते हैं आपके, जो लोग अक्सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कहते हैं हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं होता उनको कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऑब्वियसली विटामिन डी बाइंड कर रहा होता है अपने दूसरे फैट सेल्स को लेके, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इन सब को लेके। अब जब एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे? पॉइंट तो यहाँ आता है। इसलिए विटामिन डी का भी एक प्रॉपर मकदार में होना ना सिर्फ बालों के लिए ज़रूरी है, आपके डिप्रेशन के लिए ज़रूरी है, आप एंजाइटी में रहते हैं, आपके ओबेसिटी के लिए, आपके मिड सेक्शन फैट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन के लिए। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ही जब होगा जब आपके बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी होगा। हिना, एक मेरा कंसर्न आजकल हो गया है, वो ये है कि आप जैसे ही बाहर का खाना खाते हो आपका पेट खराब हो जाता है। ये क्या है? मतलब पहले तो हम लोग, हमारा पेट बर्दाश्त कर लेता था, डाइजेस्ट कर लेता था, वो चेस्ट बर्न की कंप्लेंट्स, डायरिया की कंप्लेंट्स, लूज मोशन की कंप्लेंट्स, इवन दो कि वो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो बंद कबाब खा रहा हूँ, ये क्यों हो गया है ना? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज दैट कि जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से क्वालिटी कंट्रोल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ख़त्म हो गया। आई एम सो सॉरी, आपने देखा होगा फूड रेट्स पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे शोज़ आते हैं जिसमें हमने देखा है कि बड़ा ब्रांडेड सा अच्छा सा रेस्टोरेंट है, फॉरेन चेन्स हैं, बट वहाँ फूड कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फॉरेन चेन है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में है, तो वो बात तो आप छोड़ दें कि आप ठेले का बर्गर खा रहे हैं कि बाहर का अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। द रीज़न इज दैट दे पुट लॉट ऑफ सॉल्ट, लॉट ऑफ फैट टू एनहेंस द टेस्ट, और वो एक फुल प्लेट करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम स्टीम वेजिटेबल्स खाते हैं, स्टीम चिकन खाते हैं, हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं जब हम फुल फील करते हैं। आप रेस्टोरेंट पे जाके इतना सा स्टेक खा लेंगे, इतना सा मैश पोटैटो, इतने से राइस, और आपको लग रहा होगा इट्स सो हैवी, और आप मेंटली तो सेटिस्फाई हो रहे होंगे कि भाई मैंने तो ना बहुत कम खाया है, मैंने कैलोरी कंट्रोल किया हुआ है। नो, यू आर स्पॉइलिंग योर कैलोरी। इनफैक्ट अगर वो रेस्टोरेंट आपको ग्रिल फूड भी दे रहा है ना, तो यू आर स्पॉइलिंग योर कैलोरी एंड स्पॉइलिंग योर हेल्थ। पॉइंट नंबर 2, अब हम लोग 70% आवाम ऐसी हो चुकी है, हेल्थ कंसर्न्स पे आ गई हैं, होम कुक्ड मील पर आ गए, और बहुत इजी होता है। यूएस में तो ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते, लाइक ग्रिल चिकन है, स्टीम वेजिटेबल्स हैं, ब्राउन राइस है, कीनवा है, ओट्स हैं, दैट्स इट, दिस इज द मील हर वक्त। थैंक यू सो मच। है ना, वक्त की कमी है हमारे पास, मैं आगे भी आपकी तरफ आती, सेलुलाइट का ट्रीटमेंट हमारा रह गया, वो बताना, वो मैं आपसे पूछूंगी, वक्त की कमी अगर होगी हमारे और आधे खीरे पे भी साहब खुश नहीं है, उसका भी सवाल रह गया, बाल में भी खुश नहीं है। चल सेलुलाइट जल्दी से बता दें ट्रीटमेंट क्या है। बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। देखें, एस्थेटिक क्लिनिक में हमारे पास लेजर्स हैं जिससे हम सेलुलाइट उस फैट सेल को रप्चर कर देते हैं अंडरनीथ योर स्किन। उसके बाद हम स्वादिश मसाज, और बहुत सारे मसाजेस होते हैं जो हम मशीन्स के ज़रिए भी करते हैं और हाथ के ज़रिए भी करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट हम लेज़र देते हैं हमारे एस्थेटिक क्लिनिक में। इसके साथ साथ सबसे पहली बुनियादी चीज़ है, हम आपका डाइट और लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर देते हैं। हम इस डाइट और लाइफस्टाइल पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले शो में बात करेंगे ना, टाइम नहीं है हमारे पास। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सारा काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, सितारों की दुनिया के हाल उनसे जानेंगे, क्योंकि मुल्क में बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है क्या नहीं। सारा को वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप वर्दा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सारा? लास्ट टाइम आपसे कहा था कि आई वांट यू इन द स्टूडियो, आप स्टूडियो में आज फिर नहीं है। अगली बार आप आइएगा, ज़्यादा बातें करेंगे आपसे। सारा ये बताइए क्या होने वाला है जिनके खिलाफ, खान साहब के खिलाफ और असद उमर के खिलाफ
फवाद चौधरी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकले हैं, इनके ऊपर इनको प्रेशर दिया जा रहा है और परवेज इलाही का क्या होने वाला है, वो जो है वो एतमाद का वोट देने के लिए तैयार नहीं है। चल क्या रहा है मुल्क में, होगा क्या? लास्ट मंथ भी मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बैक उस पर स्टोरी पे बताती हूँ। खान साहब ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो नंबर 8 या नंबर 4 के जब डेट्स होती है ना उस तरह होती हैं, तो वो क्या करते हैं, टेंड्स टू डिले द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो आपने जब देखा 26 मई को जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का बोला था, देन अगेन लॉन्ग मार्च जब 4th इनके साथ हादसा हुआ था अनफॉर्चुनेट एंड एवरीथिंग, इट्स एडिंग अप टू नंबर 8 और 4। तो वो काफी लैग करती है चीजें, काफी डिले करते हैं उस प्रोसेस को। अभी भी यही मैंने जैसे आपको बताया है कि सिंस जब से मैं स्टार्ट किया आपके साथ शो, तो है ना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड मार्स इज इन रेट्रोग्रेशन, तो उसकी वजह से चीजें अभी भी मुझे लग रहा है कि डिले पर आएंगी। और अगर ये लोग रिजाइन भी करते हैं तो कुछ इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नजर नहीं आता है। रिजाइन करने के बाद भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, यानी कि अभी कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला है, ऐसे ही प्रोलॉन्ग चीजें चलती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली फॉर नाउ यस, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, चलें सारा ये बताएं कि सितारों का हाल कैसा है, आज का दिन हमारे सितारों के लिए कैसा रहेगा अगर एरीज से स्टार्ट करें तो? अच्छा, आज से लेके और कल तक मून विल बी ट्रांसलेटिंग थ्रू लियो। लियो जो एक ऐसा रिप्रेजेंट करता है, वो किड्स को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को, और जो हमारे स्टॉक मार्केट होता है इस चीज़ों को। तो जो एरीज के लिए अगर हम बात करें, एरीज के लिए इट विल अ गुड पीरियड फॉर पेरेंट्स स्पेशली, दे विल बी able to reconnect with their kids and everything। एथलीट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा, और जो लोग इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग, उनके लिए अब तक से लेके कल तक जो टाइम है स्पेशली, दैट विल बी वेरी मच सूटेबल। देन टॉरस के लिए ना ये 4th हाउस में ट्रांसलेट कर रहा है, तो 4th हाउस के लिए दे नीड टू डीक्लटर देयर स्पेस। टॉरस वालों को कुछ नई चीजें एड अप करने की जरूरत है अपनी स्पेस में एंड एवरीथिंग, व्हिच विल हेल्प देम टू सूट डाउन देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। तो वो काफी अच्छा एक टाइम पीरियड टॉरस के लिए भी रहेगा। बस ये कि जरा थोड़ा सा अपना है ना, अगर कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू कोई भी फेस करे, एंजाइटी हो रही है, तो जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एंड डू नॉट ओवर ईट ड्यूरिंग दिस टाइम। देन ये जेमिनी के लिए नंबर 3rd हाउस जो होता है वो उनके लिए करेक्ट करेगा। सिबलिंग से रिकनेक्ट करें, ट्राई टू रिकनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। शॉर्ट ट्रैवल्स अभी के लिए जरा थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अभी वैसे भी जनरल हेल्थ जरा वेदर का भी इश्यूज आएंगे और इनको डिलेज या प्रॉब्लम आ सकती है शॉर्ट ट्रैवल में। देन कैंसर की बात करें हम, तो कैंसरियंस के लिए दे विल बी एबल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस रियली वेल, एक वो बहुत अच्छा है। एंड दे विल गेट टू नो हु देयर फ्रेंड्स आर, क्योंकि वो एक मार्च से वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो कल से क्लैरिटी मिलना शुरू कर जाएगी कि वो किसके साथ इन्वेस्ट करें फॉर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग इन फ्यूचर, तो वो उनको कैंसरियंस को काफी क्लैरिटी मिलेगी। देन लियो के लिए ये 1st हाउस में जा रहा है, तो इमोशंस विल बी वेरी मच हाई, क्लैरिटी होगी क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्रेशन का हाउस है उनके लिए, तो दैट विल बी अ वेरी गुड प्रोमिनेंट थिंग, न्यू बिगनिंग्स है, कोई भी न्यू चीज वो स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। देन गोइंग टू वर्गो के ये 12th हाउस में आ रहा है, दे विल बी मोर लाइक वो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है और जरा थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो इट विल बी अ गुड टाइम फॉर देम टू मेडिटेट, डू योगा एंड डू सम चैरिटी वर्क व्हिच विल ब्रिंग मोर इनर सेटिस्फैक्शन फॉर देम। देन लिब्रा के लिए ये 11th हाउस के लिए है, ये दे विल बी मीटिंग सम इन्फ्लुएंशियल पीपल इन देयर फील्ड, कुछ अगर वो कनेक्ट करना चाहते हैं किसी से फॉर प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट विल बी अ पॉजिटिव टाइम पीरियड फॉर देम फॉर लिब्राज। देन स्कॉर्पियो के लिए ये 10th हाउस में होगा, दे विल बी इमोशनली कनेक्टेड विद देयर व्हाट दे आर डूइंग, जैसे अपने प्रोफेशनल काम है अपने को-वर्कर्स के साथ, दे विल बी इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट, सो दैट दे विल बी डूइंग मच बेटर। बट अगेन वही वाली बात है, बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के जरा थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। देन सेजिटेरियस के लिए ये चाह रहा है नंबर 9 हाउस में, दैट विल बी ब्रिंगिंग सर्टेन ट्रैवल प्लान्स फॉर देम, दे कैन आल्सो हैव सम फॉरेन कनेक्शंस, अगर वो कोई फ्रीलांसर्स एंड एवरीथिंग, दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद सम गुड पीपल फ्रॉम अब्रॉड एज वेल, so that's a pretty good time period for Sagittarius. Then हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न के ये नंबर 8 में जा रहा है, उसमें जरा थोड़ा सा ये कंपल्स जो होती हैं सारी चीजें, जैसे कोई भी कोई हेस्टी डिसीजन मत ले, कोई इमोशंस में आकर जरा थोड़ा सा जज्बाती तौर पर अवॉइड करें टू बी देयर, बिकॉज वो 8th हाउस में है, तो दैट विल बी अ टाइम वेयर दे विल गेट इजीली ट्रिगर्ड बाय पीपल, तो वो एक चीजों को जरा संभाल के रखें। देन एक्वेरियस के लिए ये नंबर 7 में आता है, इट्स अ गुड टाइम फॉर अ मी टाइम जैसे कहते हैं उसको, they will be doing a lot of good stuff for themselves and everything, so जरा अच्छे से they will feel more happy from inside as well, that will be showed in through their relationships. Then हम 6th हाउस में अगर हम बात करें, स्पाइसेस के 6th हाउस में आएगा, and that will be a good time to like उधर के नई न्यू बिगनिंग्स, अपना रूटीन चेंज करें, join some plan to join some gyms, आएगा तो एक दिन में तो प्लान नहीं करेंगे, but it's a very good time period for them to do something new in their routine and everything.
सही। और थैंक यू सो मच सारा, शुक्रिया आपने हमें सितारों के हवाले से आगाह किया कि किसका सितारा आज का और कल का दिन कैसा रहेगा। सितारों के हवाले से वापस चलते हैं हिना की तरफ। हिना जल्दी से आप डाइट का कुछ बता रही थी हमें। अच्छा, ये है कि सेलुलाइट के हवाले से तो 1 मिनट है, जल्दी से बता दीजिएगा। सेलुलाइट के हवाले से तो आपको डाइट अपनी कंट्रोल करनी है। हाई फैट फूड नहीं लेना है, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं लेना है, हाई प्रोटीन लेना है, क्योंकि आपको मसल अपना बिल्ड करना है ताकि फैट आपका जैसे जैसे रप्चर होगा लेज़र के ज़रिए, ड्राई ब्रशिंग के ज़रिए और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के ज़रिए, तो फिर आपको प्रोटीन खाना है। फैट्स, आर्टिफिशियल फैट्स बिल्कुल नहीं लेने। शुगर, आर्टिफिशियल फैट्स में क्या है? आर्टिफिशियल फैट्स ये जो जितने कमर्शियल प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं वो नहीं लेने, क्योंकि वो आपके फैट सेल्स को कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे आपकी बॉडी से। तो ये आपने लेने मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपने, ठीक है ना। यानी सिटअप्स हो गए। वॉक से सिर्फ सेलुलाइट्स नहीं जाएंगे। मैं हमेशा वॉक का प्रेफर करती हूँ, लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं सेलुलाइट की। तो आपको सिटअप्स करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने हैं, मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स करनी है, तो ये करना है। प्रोटीन हाई करना है अपनी डाइट। और ये भी किसी अच्छे ट्रेनर के साथ करने हैं, खुद से नहीं करने, कि जिस पार्ट पे आपका सेलुलाइट है वहीं पे ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए, वो ट्रेनर ही आपको बेहतर गाइड करेगा। एग्जैक्टली, मसाजेस करने हैं, सो दैट विल बी गुड। सही। थैंक यू सो मच है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।